फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल. You have done your exams very well. Okay, so let's start our study once again from Hindi second chapter number 5 शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय एवं समास. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और समास क्या है और ये शब्द रचना क्या है. भाषा में प्रभावात्मकता लाने के लिए, भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों की रचना तीन प्रकार से की जाती है. वाक्यों की रचना तीन प्रकार से की जाती है. पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास. यानी उपसर्ग, प्रत्यय और समास शब्दों के मेल से वाक्य को प्रभावशाली बनाया जाता है. तो पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या है. उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द को प्रभावित करते हैं, शब्द के अर्थ को बदल देते हैं. ठीक है. प्रत्यय देखते हैं. प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं. और समास नवीन दो शब्दों के मेल से बनने वाली रचना जो है वो समास कहलाती है. अब उपसर्ग और प्रत्यय में एक मूलभूत अंतर ध्यान रखिएगा. दोनों ही शब्दांश हैं, यानी शब्दों का अंश हैं, अपने आप में स्वतंत्र शब्द नहीं हैं. यानी ये अपना अर्थ तभी देंगे जब किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे. उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ध्यान रखिए. प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं. दोनों शब्दांश हैं, इन दोनों का स्वतंत्र अर्थ कोई भी नहीं है. दोनों ही शब्द के आगे और पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं. उदाहरण देखते हैं. सु शब्द उपसर्ग है, मार्ग मूल शब्द है और उपसर्ग और मार्ग के मेल से शब्द बना सुमार्ग, यानी शब्द अलग हो गया. इसी तरह से प्र उपसर्ग है, हार मूल शब्द है, दोनों के मेल से शब्द बना प्रहार. अब देखिए, हार का अर्थ अलग था, लेकिन प्र उपसर्ग के योग होते ही, मेल होते ही शब्द जो है हार से प्रहार बन गया, शब्द का अर्थ बदल गया. इसी तरह से उपसर्ग है बे, शब्द है दम और अब इन दोनों के मेल से शब्द बना बेदम. ठीक है. इसी तरह से सफल मूल शब्द है, ता प्रत्यय है और दोनों के मेल से शब्द बना सफलता. इसी तरह से मानव और ये प्रत्यय लगाकर शब्द बन गया मानवीय. अब हम देखेंगे कि इन शब्दों के अर्थ बदल गए. मार्ग का अर्थ रास्ता था, सुमार्ग का मतलब अच्छा रास्ता हो गया. हार का मतलब पराजय था, प्रहार का मतलब वार हो गया. दम का अर्थ सांस से था, बेदम का अर्थ सांस निकलना या बिना दम के होना हो गया. इलाज का अर्थ उपचार था, ला उपसर्ग के लगते ही ला इलाज बन गया, यानी बिना इलाज के बन गया शब्द. सफल विशेषण शब्द था, भाववाचक संज्ञा बन गया, अब सफलता. मानव जो है संज्ञा शब्द है, अब मानवीय बन गया, यानी भाववाचक संज्ञा बन गया. अब हम उपसर्ग और प्रत्यय के भेद देखेंगे. उपसर्ग 5 प्रकार के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं. पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है संस्कृत के अव्यय शब्द जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं, तीसरा है हिंदी के उपसर्ग, चौथा है उर्दू फारसी के उपसर्ग और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग. तो हिंदी में ये 5 प्रकार के उपसर्ग शब्दों का प्रयोग होता है. संस्कृत के उपसर्ग में आया जैसे अधि आया, पुनः से पुनः जागरण बना, अधि से अधिकरण बना, अधिमुख बना, अध्यक्ष बना. इसी तरह से संस्कृत में तिरह उपसर्ग से तिरस से शब्द बना, तिरस्कार बना. हिंदी के उपसर्ग में सु है, कु है. ठीक है. उर्दू फारसी में वे है, ला है, बा उपसर्ग है, खुश उपसर्ग है और अंग्रेजी के उपसर्ग में सब है जैसे. ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग शब्द हैं. इनको आप विस्तार से पढ़िए. आपकी बुक में सारी डिटेल दी हुई है, उसको आप विस्तार से पढ़े. आपको अच्छी तरह से उपसर्ग के भेद समझ में आ जाएंगे. अब हम प्रत्यय के भेद पढ़ते हैं. प्रत्यय बता ही दिया मैंने आपको कि प्रत्यय क्या है. अब प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय. कृत प्रत्यय जो धातु शब्द के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं. जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं. अब कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं. कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय. नाम से स्पष्ट है, फिर भी आपको समझ में नहीं है. आपकी बुक में पूरी डिटेल दी हुई है, उसको आराम से पढ़िए, चैप्टर को पूरा पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा.
कृतवाचक के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे है पाठक। पाठक शब्द है ये, ठीक है। अब प्रत्यय का प्रयोग है पढ़ने वाला, भुलक्कड़ है भूलने वाला। कर्मवाचक में खिलौना, खेलने वाला, खिलौना खेलने की क्रिया जिससे की जाती है, प्रभाव पड़ता है, ओढ़नी, झाड़न, झूला, पढ़ाई, घबराहट, कृपालु, लुटेरा। ये शब्द जो है वो प्रत्यय शब्द के उदाहरण है कृत प्रत्यय के। अब तद्धित प्रत्यय के उदाहरण भेद देखते हैं। 8 भेद है तद्धित प्रत्यय के। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर है लघुतावाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक। नाम से स्पष्ट है, जो भाववाचक शब्द बनाते हैं भाववाचक, जो कर्ता प्रधान वाक्य शब्द बनाते हैं वो कृतवाचक, जो संबंध की बात करते हैं संबंधवाचक, जो छोटेपन की बात करते हैं लघुतावाचक, जो क्रम यानी ऑर्डर की बात करते हैं क्रमवाचक, गुण की बात करते हैं गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाची बात होती है वहाँ स्त्रीलिंगवाचक, और बहुवचन बनते हैं जहाँ शब्द वो बहुवचनवाचक। उदाहरण एक एक देख ले। भाववाचक में गरीबी भाव है, कृतवाचक सुनार कार्य करने वाला कृतवाचक हुआ, सुनार सोने का कार्य करने वाला। संबंधवाचक पंजाब से संबंध रखने वाला पंजाबी। लघुता यानी छोटा, डिबिया डिब्बा बड़ा, डिबिया छोटी हो गई। क्रम हो गया 10वां, छठा, दूसरा, तीसरा। गुणवाचक गुण हो गया कोठी, ई प्रत्यय है यहाँ पर। स्त्रीलिंगवाची लड़की, लड़का से लड़की बन गया, बेटी से बेटियां बन गया। तो इस तरह से हमने प्रत्यय और उपसर्ग को पढ़ा। इनकी डिटेल जो है आप बुक में पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, आपको इस टॉपिक को समझने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। अब हम शब्द रचना का तीसरा मुख्य भाग पढ़ते हैं, समास। यानी समास से भी शब्दों की रचना होती है, ये मैंने आपकी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। अब समास क्या है? दो या अधिक पदों के मेल से जो रचना तैयार होती है, शब्द रचना जो तैयार होती है वो समास कहलाती है। तो समास में हमें क्या ध्यान में रखना है? 2 पद होते हैं, 2 पदों से एक नया शब्द बनेगा जो समास कहलाएगा। यानी समास में 2 पद हुए, एक हुआ पूर्व पद और दूसरा हुआ उत्तर पद। उत्तर का अर्थ है सेकंड, बाद में, द्वितीय। ठीक है। अब जैसे समस्त पद और समास विग्रह, अब समास में ये 2 चीजें और आती, समस्त पद और समास विग्रह। 2 पदों के मेल से जो शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है, और उस समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण देखिए, रास और महल, 2 पद हैं यहाँ पे, एक है रास और एक है महल। दोनों पदों को मिलाकर एक शब्द बना राजमहल। ठीक है, तो यानी ये क्या बना? राजमहल जो है समस्त पद है और इसका समास। चलिए ठीक है, अब हम समास के भेद करने से पहले एक और बात पे ध्यान देंगे कि संधि और समास, यानी जब भी समास में 2 पद स्पष्ट ना दिखाई दे, हमें सबसे पहले उसके अंदर संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बताया मैंने समास में 2 पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जब ये पूर्व पद और उत्तर पद आपको अलग अलग ना दिखाई दे तो सबसे पहले आप उसमें संधि कर लें, यानी 2 पदों को अलग अलग कर लें। उसके बाद जो है समास के भेदों को उसके नियमानुसार आप उसका विभक्तिकरण कर सकते हैं। अब समास के भेद देखते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पहला समास हम देखते हैं अव्ययभाव समास। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है वहाँ अव्ययभाव समास होता है। प्रथम पद प्रधान, समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द है जिनका रूप लिंग वचन काल के कारण नहीं बढ़ता है, ऐसे शब्द जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखें, इन अव्ययभाव समास में शब्दों की रचना मूलतः आ, यथा, प्रति, उपसर्गों से होगी या फिर शब्द युग्मों का समान शब्द युग्म, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, बातों बात आदि। ठीक है, आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है आजीवन, यथा उपसर्ग से बनने वाले शब्द है यथाविधि, प्रति उपसर्ग से बनने वाले प्रत्यक्ष। अब इसमें देखिए 2 शब्द स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे, तो हमने क्या किया? संधि की, प्रति और अक्ष बना, अब यहाँ पर ये बना प्रत्यक्ष, प्रति उपसर्ग निकल गया है। अब हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, इस तरह से समान शब्द युग्म अव्ययभाव समास में आएंगे। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो है वो गौण होता है। ठीक है, और इसमें कारक की 6 विभक्तियों का लोप होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है।
शब्दों को देखिए, वनगमन कर्मकारक विभक्ति को है यानी वन को गमन। हस्तलिखित में कर्मकारक विभक्ति के द्वारा का प्रयोग है यानी हस्त के द्वारा लिखित। देशभक्ति संपर्ता तत्पुरुष की विभक्ति है, देश के लिए भक्ति। प्रतिवर्ष में से अपदन कारक की विभक्ति है, से अलग होना। सेनापति का, सेना का पति संबंध पर पुरुष की विभक्ति है और वनवास अधिकरण कारक की विभक्ति है। कारक हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगी मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कारक क्या है। चलिए तीसरा भी देखते हैं, कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण मालूम ही आपको, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है विशेष्य कहलाते हैं। सरल अर्थ में संज्ञा शब्द जो विशेष्य होते हैं, और इसमें है जो कि लोप होता है, यानी जब भी आप विग्रह करेंगे तो आपको है जो या रूपी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान जो है विशेषण है, मंत्री संज्ञा है, और है जो का प्रयोग करते शब्द बनेगा, विग्रह बनेगा इसका प्रधान है जो मंत्री। क्रोधाग्नि, क्रोध संज्ञा, अग्नि जो है विशेषण है और इसका विग्रह हुआ क्रोध रूपी अग्नि। नेक्स्ट है विद्याधन, विद्या रूपी धन। महादेव, महान है जो देव। तो इसमें हम देखेंगे प्रधान विशेषण है, विद्या विशेषण है, क्रोध विशेषण है और महान विशेषण है, और जब हमने इनका विग्रह किया तो है जो या रूपी शब्द का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध करवाता है, यानी जब हम विग्रह करेंगे तो हम जो है उन शब्दों में के साथ का समूह का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखें, नवरात्रि प्रथम पद संख्यावाची, नव संख्या 9, पंजाब 5 प्लस आप का अर्थ है नदी, 5 संज्ञा है। त्रिकोण संज्ञा है, तिरंगा 3 संज्ञा है। तो विग्रह हुआ इसका 9 रात्रियों का समूह, 5 आबों यानी नदियों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। क्लियर? तो द्विगु समास आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये योजक चिन्ह है, ठीक है, ये योजक चिन्ह है, यहाँ पर भी और यहाँ। अब इसमें एक और बात याद रखनी है, द्वंद्व समास में विपरीत शब्द युग्मों का प्रयोग होता है। मैंने आपको कहा था शब्द युग्म अव्ययभाव समास में भी होते हैं। अव्ययभाव समास में समान शब्द युग्म होंगे, जैसे रातों रात, हाथों हाथ। द्वंद्व समास में विपरीत शब्द युग्म होंगे, राजा और रंग, विलोम शब्द एक दूसरे के, है ना। और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो या और लगाए या फिर या लगाए, जैसे राजा और रंग, सुराजा या रंग, वाक्य के संदर्भ में या और लग जाएगा। सुख और दुख या सुख या दुख, भला और बुरा, भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य। लास्ट समास का भेद देखते हैं, बहुव्रीहि समास। क्या परिभाषा है इसकी? जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब तीसरा पद से मतलब क्या? अन्य पद प्रधान, यानी शब्द अपना शाब्दिक अर्थ ना देकर विशिष्ट अर्थ देता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो अर्थात और तीसरे पद का उल्लेख करना भी आपको जरूरी है। जैसे त्रिलोचन, 3 है जिसके लोचन अर्थात शिव। एक दल, 1 है जिसका दांत अर्थात गणेश। चतुर्भुज, 4 है जिसके भुजाएं अर्थात विष्णु। षडानन, 6 है जिसके आनन, आनन यानी मुख अर्थात कार्तिकेय। अब देखिए यहाँ पर भी 2 पद स्पष्ट नहीं थे, तो हमने संधि की इसमें षट और आनन, षट का अर्थ है 6, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, ये हमारे समास के भेद हो गए इस तरह से, और आप इनको अब एक बार रिवाइज करें अपनी बुक से और डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, उन्हें पढ़ें। फिर भी कोई कठिनाई रह होगी तो मैं आपको यथासंभव जैसे भी होगा आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।